नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं उन तमाम योजनाओं की जो आपके लिए बेहद लाभकारी हैं। उसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं, ये जानकारी होगी बकरी पालन की, कैसे इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आत्मनिर्भरता आ सकती है। लेकिन उससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन प्रतिभागियों का वन भ्रमण कार्यक्रम। बीजे मसाला केंद्र द्वारा अजवाइन की उन्नत किस्में तैयार की। दुवासु मथुरा में पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में 3 से 7 अप्रैल 2017 तक 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के चौथे कार्य दिवस पर जिम कॉर्बेट पार्क, धनौल्टी, राजाजी पार्क आदि क्षेत्रों से सम्मेलन में आए प्रतिभागियों ने भ्रमण किया। 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन के तकनीकी सत्रों के साथ साथ वन भ्रमण कार्यक्रमों का भी आयोजन 6 अप्रैल को किया गया था, जिसका लाभ राष्ट्रमंडल देशों से आए वानिकी विशेषज्ञों ने उठाया। यहां पर उन्होंने कई वन्य जीवों को भी स्वच्छंद विचरते देखा। एफआरआई के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर ने इस मंडल का नेतृत्व किया। कॉमनवेल्थ में हमारे पास इस बार 50 के आसपास देशों के लोग ने भाग लिया। उसके बाद हम इन सब को, इनमें से 32 देशों के लोगों ने हमारे टूर, हमने भारत के अलग अलग तरह के जंगलों का टूर आयोजित किया था, जिसमें कुछ तो जंगल ऐसे थे जो कि जानवरों के लिए, जैसे राजा जी का चीला क्षेत्र में हम ले गए, जहाँ इनको हमने जानवरों के बारे में दिखाया, इनके बाघ के दर्शन कराए, जीवित बाघ, जीवित जंगल में हमने लेपर्ड, तेंदुआ, उसके दर्शन कराए, सांभर हिरन, खलीज पीजेंट, जंगली मुर्गा, मोर, चीतल डियर, हमने तरह तरह के जानवर और तरह तरह के पक्षियों के इनको दर्शन कराए और उस दर्शन से ये भाव विभोर हो गए। फिर उसके बाद हम इनको एक अपने ऊंचाई वाले जो हमारे वन हैं, जैसे जो चिड़ के फॉरेस्ट हैं, फिर उसके बाद हम इनको अपने बांज के फॉरेस्ट में, रोडोडेंड्रॉन, बुरांस के फॉरेस्ट में, देवदार के, शाही देवदार के फॉरेस्ट में ले गए। वहाँ उन्होंने, और उस सारे दर्शन से ये जितने भी हमारे कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधि थे भाव विभल हो गए। और सबसे इनको हमने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम चल रहा है, तेंदुआ वो जो पकड़े जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनका रेस्क्यू करके, या बाज या बल्चर, सबका रेस्क्यू करके जो देहरादून में नया काम शुरू हुआ है, वो भी हमने इनको दिखाया। तो एक तरह से हमने भारत के जितने फॉरेस्ट्री का डिफरेंट एस्पेक्ट, और आप देखिएगा हमारे बांस को देख के तो वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, कहे कि भाई ये उनके सिस्टम में पार्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि बांस हमारे, उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारे भोजन में मसालों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बीज वाले मसालों में अजवाइन एक ऐसा मसाला है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। हमारे किसान इसका उत्पादन कर अधिक लाभ कमा सकें, इसके लिए अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजवाइन की नई नई किस्में तैयार कर रहा है। पेश है यह रिपोर्ट। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के वैज्ञानिक 10 प्रकार के बीजीय मसालों पर अनुसंधान कार्य एवं इन फसलों की नई नई किस्में तैयार करने में लगे हुए हैं। अजवाइन की कई किस्में तैयार की हैं जो अधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। और अभी तक हमारे केंद्र से अजवाइन की 3 प्रजाति निकाली गई हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अजवाइन, अब से पहले जो अजवाइन की नॉर्मल वैरायटी थी वो 180 से 190 दिन पकने में लेती थी, लेकिन हमने लास्ट ईयर, पिछले साल, एक नई वैरायटी रिलीज की गई जो अजमेर अजवाइन 93। इस वैरायटी की खासियत यह है कि ये 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और दोनों सीजन, रबी और खरीफ, दोनों में इसकी फोटो एंड थर्मोसेंसिटिव वैरायटी है, जो दोनों सीजन में सेम परफॉर्म करती है। ये 55 दिन में इसमें फ्लावरिंग आ जाते हैं और 135 दिन में मैच्योर हो जाती है। इसके अलावा इस वैरायटी में एक खासियत और है कि अजवाइन में जो लोजिंग प्रॉब्लम होती है, गिरने की समस्या, इस वैरायटी में नहीं होती है, और ये लास्ट हमारे केंद्र से राष्ट्रीय लेवल पर रिलीज की गई है।
तो इससे फायदा ये है कि जो किसान भाई अभी तक सिर्फ एक सीजन मतलब एक फसल अजवाइन के लिए पाते, कहने का मतलब जो खरीफ में जो बुवाई अगस्त में करते थे उसकी हार्वेस्टिंग मार्च तक होती, मार्च अप्रैल तक। लेकिन इस वैरायटी के आने के बाद ये अगस्त में इसकी बुवाई करते हैं और नवंबर के लास्ट तक पक्का तैयार हो जाती है। तो किसान भाई एक फसल के साथ दूसरी फसल लेने लगे हैं। और इस वैरायटी का बीज पिछले साल से हमने काफ़ी किसानों को दिया है और इसकी जो रिपोर्ट है परफॉर्मेंस वो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें गिरने की जो समस्या है उसके प्रति रेजिस्टेंट है और ये वैरायटी इरेक्ट टाइप है, इरेक्ट मीन सीधी बढ़ने वाली वैरायटी है। तो इसकी पैदावार भी अच्छी आ रही है और फोटोथर्मो सेंसिटिव है, इस पर कोई भी सीजन का प्रभाव नहीं है, चाहे खरीफ में उगा रहे हैं या रबी में उगा रहे हैं, दोनों में ये 135 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। हमारे देश की 1/3 ग्रामीण जनसंख्या का निर्वहन पशुधन पर आधारित है। ऐसे में इस क्षेत्र के विकास हेतु हमारे पास प्रशिक्षित पशु वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों का होना बहुत जरूरी है। एवं इस हेतु वर्तमान में करीब हर राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित है, जहां पर आगामी सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में आगामी सत्र के लिए पशु विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे पास विश्वविद्यालय में एक तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है जिसको हम वेटनरी कॉलेज कहते हैं, जहां बीबीएससी, एमबीएससी और पीएचडी की डिग्री दी जाती है। और इसके बीबीएससी के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है। हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो हमारे दर्शक देखना चाहें, जो अपने अभिभावक देखना चाहें, हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। हमारा इम्तहान होता है, इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। मैं सलाह दूंगा कि आप लोग वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट से हमारा फॉर्म डाउनलोड करें। इसका जो इम्तहान होगा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, वो हमारा विश्वविद्यालय खुद कंडक्ट करता है, हम किसी एजेंसी से नहीं करते हैं। और हमारा जो एकेडमिक सेशन है बिल्कुल समय से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही एमबीएससी का भी जो एग्ज़ाम होता है वो एंट्रेंस टेस्ट से है, वो मथुरा में ही होता है। साथ ही साथ पीएचडी का एडमिशन भी मथुरा में ही होता है। दूसरा, हमारे विश्वविद्यालय के पास एक कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जहां बीएससी, एमएससी और पीएचडी की डिग्री देते हैं। उनका भी जो है वेबसाइट पर उनका एडवर्टाइजमेंट हमारा वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहाँ से वो देख सकते हैं। तीसरा, हमारे पास एक डिप्लोमा प्रोग्राम है पैरावेट जिसकी बात करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय पैरावेट के भी एडमिशन देता है, जिसमें 10+2 के बच्चे आते हैं और उनका भी जो दाखिले का प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, वो भी अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इन तीनों के जिनकी बारे में बताया हूँ ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि हमारी वेबसाइट देखें। फार्म जो है ऑनलाइन फार्म सबमिट करना है, कोई हार्ड कॉपी फार्म की नहीं देनी है, ऑनलाइन हुआ है। और उसके बाद उसके इम्तहान होंगे। वेटनरी के जो इम्तहान होता है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो 2 फेजेस में होता है। एक हम स्क्रीनिंग का टेस्ट करते हैं, वो 5 केंद्रों पे होगा उत्तर प्रदेश में, और जो मेन एग्ज़ाम होता है वो मथुरा में होता है। और जुलाई में हमारे पास उसके एडमिशन्स हो जाएंगे। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। आज और कल असम और मेघालय में भी बरसात होगी। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल बरसात नहीं होगी। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह बरसात हो सकती है। आज और कल तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कुछ जगह बरसात होगी। आज और कल दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बरसात होगी, जबकि आज तटीय कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कुछ जगह बरसात होगी। 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात होने के आसार हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, बकरी पालन की अगर बात कही जाए, क्योंकि बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है और इसके पालन में बेहद ही एक लाभकारी सौदा जो है हमारे किसानों का छिपा होता है और इसीलिए इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा की अगर बात की जाए तो ये संस्थान भी लगातार किसानों को जानकारी दे रहा है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद वे उन्नत ढंग से बकरी पालन भी कर रहे हैं, जिस वजह से न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है बल्कि किसानों में आत्मनिर्भरता भी आ रही है। बकरी एक ऐसा पालतू पशु जो देश की सभी भौगोलिक परिस्थितियों में आसानी से सफलतापूर्वक पाला जा सकता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य एवं बकरी का घनिष्ठ संबंध रहा है। मानव सभ्यता के उद्भव काल में केवल बकरी ही एक ऐसा पालतू पशु था जो मनुष्यों को खाद्य सामग्री प्रदान करता था और जिसने पाषाण युग की कृषि क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसी मान्यता है कि तुर्क राज्य और सिंधु घाटी बकरी के उत्पत्ति के केंद्र थे। बकरी पालन की सुगमता के कारण ही इसका संबंध सदैव भूमिहीन, सीमांत एवं लघु किसानों से रहा है और इसीलिए इसे गरीब की गाय भी कहा जाता है। किसानों की आमदनी में बकरी की अहम भूमिका होती है और इसी से उनके परिवार को उत्तम पोषण प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन का महत्व विशेषतः पश्मीना रेशा, मांस उत्पादन और यातायात के लिए है, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में बकरी पालन मांस और दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 12 जुलाई 1976 को एक राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसे 12 जुलाई 1979 को पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। वर्तमान में इसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया, जिसे CIRG के नाम से जाना जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का है, उसमें हमारा ये क्या है कि एक तो यह है कि बकरी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अच्छी नस्ल की बकरियां बढ़ाना, उस दिशा में खोज करना हम लोग और उसके अलावा जो अच्छी नस्ल है तो उसको किसान भाइयों तक पहुंचाना। तो इस उद्देश्य को लेकर जब मैं यहाँ पर देखा, मैंने जो अपना कार्य यहाँ पर स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर पहले भी बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे संस्थान का बहुत ज़्यादा देन रहा है यहाँ पर, और मुख्य रूप से जो भी हमारे गरीब किसान हैं उनके लिए, क्योंकि बकरी को ये माना जाता है कि गरीब जो किसान की गाय है। और इस उद्देश्य को जब मैं आगे चला तो मैंने यहाँ पर जब देखा कि भाई हमारे साइंस में हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि साइंस में एक तो बकरे जो है अच्छे नस्ल के बकरों को बढ़ाएं हम। तो मैंने हमारे संस्थान में मुख्यतया 3 यहाँ पर नस्ल हैं। एक तो जमुनापारी है, बर्बरी है और जखराना है, और तीनों इस पूरे हिंदुस्तान में अगर इनको रेट किया जाए तो तीनों बहुत अच्छी नस्ल हैं। और मुख्यतया इस जो नॉर्दर्न पार्ट में जो आपका है, इसमें ये तीनों नस्लें को अच्छा माना गया है। तो इस पर हमने काम शुरू किया। इस बीच हमने ये पाया कि भाई हम तो जो काम कर रहे हैं इसको किसानों तक कैसे पहुंचाएं। तो हमने देखा कि भाई ट्रेनिंग इसमें मुख्य एक वो है, और ट्रेनिंग में पहले इस संस्थान में 3 से 4 की ट्रेनिंग हुआ करती थी। मैं आया तो मैंने कहा भाई देखो कि इसकी बड़ी डिमांड होती है ट्रेनिंग की, तो मैंने अब 4 से इसको 6 ट्रेनिंग में मैं इसको ले आया हूँ। जहाँ पहले हमारे जितने किसान भाइयों को एक ट्रेनिंग में हम 50 से 60 लोगों को लेते थे, अब मैंने 100 लोगों के लिए इनके सीट बढ़ा दी हैं। तो उस पर हमारे जितने वैज्ञानिक हैं वो सहयोग दे रहे हैं, सारा काम हमारा इसका वो चल रहा है। इसके अलावा हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि ताकि जो आने वाले भविष्य में उससे हमें अच्छे जो है उसका जो परिणाम हो
और उसका ओवरऑल जो पूरे जो है मीट उत्पादन में और दुग्ध उत्पादन में ये हो काम। हमारे यहाँ हमने छोटे छोटे जैसे ये है कि एक हमने जैसे अभी उनके न्यूट्रिशन की ओर हमने ध्यान दिया। न्यूट्रिशन में हम ही चाहते हैं कि एक मोरिंगा है जिसे बोलते हैं सहजन बोलते हैं, मोरिंगा का हमारा 1 एकड़ यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा कि इसका बड़ा अच्छा वो है, अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने उन वैज्ञानिकों को फिर बुलाकर मैंने कहा कि इसको हम बढ़ाएं। तो अब इस समय हम 4 एकड़ में मोरिंगा हमने स्टार्ट कर दिया है और हम ये चाहेंगे कि अगले 2 साल में इसको 10 एकड़ से 20 एकड़ में मोरिंगा करें। ये मोरिंगा ऐसा है कि जिसमें क्या होता है कि इसमें अच्छा जो प्रोटीन होता है और जिसकी वजह से अगर हम इसको मिक्स करके जो है बकरियों को खिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके बकरी में दूध बढ़ता है इससे, और बकरी का वेट भी बढ़ता है। जब वेट बढ़ेगा तो इसका मतलब मांस बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी ढंग से बकरी की ग्रोथ रेट बढ़े, उसमें दूध हो, तो ताकि ये मतलब टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, हम आगे आने वाले दिनों में इसको हम जितने किसान भाई हैं उन तक पहुँचाएँगे, उनको बताएँगे मोरिंगा से क्या क्या फ़ायदे हैं। इसी ढंग से हम और भी हेल्थ में काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो गोट पे बकरियों में जो आने वाली बीमारियां, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे गर्मी हो रही है, अचानक गर्मी हो जाती है, अचानक ठंड हो जाती है, तो इससे बकरियों में इससे बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं और उससे बकरियों में बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी ओर से हमारे वैज्ञानिक इस ओर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये सोच है कि मैंने ये कहा है कि भाई जहाँ जहाँ पर हम ब्रीडिंग फ्लॉक्स को हम जो डेवलप करें, हमने कुछ भाइयों को बुलाया, किसान भाइयों को, हमने कहा हम अपनी ओर से सपोर्ट देंगे, आपको अच्छे ब्रीडिंग के बक्स आपको देंगे, उसके ये है बकरे देंगे, बकरियां देंगे, और आप अपने जगह में इसका जो है इनका उत्पादन करें ताकि वहाँ से दूसरे लोगों को आप दें। तो ये हमारा इस ढंग से हमारी है सोच है। हमने इस तरह से अभी इसी साल में 15 से 20 हमने ब्रीडिंग जो फ्लॉक्स होते हैं, जिसमें एक केंद्र है जहाँ पर ब्रीडिंग में होंगे, ब्रीडिंग जो बक्स, वहाँ पर ब्रीडिंग गोट बकरियाँ पैदा की जाएंगी और किसानों तक उसको पहुँचाए जाएंगे। एक और मेरा ये मानना है कि किसी ढंग से जहाँ पर अगर 100 से 200 बकरियाँ हैं तो उन पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, EI जो है हम जिसे बोलते हैं टीकाकरण, इस ढंग से कि अच्छी पैदावार के बकरे हम वहाँ दें और वहाँ से उनको सीमन निकाल कर उनसे हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमने EI में काम करना हमने शुरू किया है और करीब हमारे पास इस समय 10,000 EI की अच्छे ब्रीड की नस्ल की डोज हमारे पास है, ताकि हम उसको जो है मतलब किसान तक पहुँचाएँ। फिलहाल हमने करीब 2-3 गाँव में इनमें हमने काम करना शुरू किया है और करीब 100 जो है बकरियों को हमने इस्तेमाल किया है और इससे अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। कम से कम 30 से 35% हमें देखा है सक्सेस रेट है। तो हम EI के द्वारा भी हम जगह जगह पर किसानों के द्वार पर इसको जो है बकरी का उत्पादन को बढ़ा सकेंगे ताकि उनकी आय बढ़े। और मुख्य उद्देश्य जैसे हमारे भारत सरकार ने एक मोर्चा लिया है कि हम 2022 तक हर किसान की आय दुगनी करें। हमारा जो संस्थान इस ओर बड़ा ध्यान दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम उसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम गारंटी के साथ मैं कहते हैं कि बकरी की वजह से संस्था ये 2022 नहीं 2018 या 2020 में ही उनकी आय हम दुगना कर देंगे। इसका ये है कि हमने देखा है कि अगर बकरी आज तक अभी तक क्या होता था, किसान बाहर ले जाता था चराने के लिए, वहाँ से वापस लाता था, जो भी उसका होता था फ़ायदा एक साल में देखा गया है कि 3 से 4 हज़ार के बीच में उसको मिलता था फ़ायदा। अगर थोड़ा सा हमने जो अपनी यहाँ पर डेवलप की है टेक्नोलॉजी, जो हमने उनको तौर तरीके और ट्रेनिंग में हम उनको बताते हैं कि थोड़ा सा उनको 200 ग्राम के आसपास उनको दाना दे दो। कब दो? जब दूध में आते हैं। कब दो? जब प्रेग्नेंट है उस समय अगर आप दाना देते हैं तो आपको ये लगता है कि उसको जो उससे बच्चा पैदा होगा वो अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। एक तो उसका वेट बढ़ेगा और दूसरा इसके वजह से क्या होगा कि जो अगर थोड़ा टाइम से वैक्सीनेशन उसका हो, टीकाकरण हो, तो उसकी आय हम जो है जो 3 से 4 हज़ार कर रहा है वो करीब 7 हज़ार से 8 हज़ार के आसपास उसकी हो जाएगी। और ये हम लोग बार बार बताते हैं अपने जितने भी किसान भाई हमारे पास आते हैं। हमने पिछले उसमें हमने 4 ट्रेनिंग की हैं जिसमें हमने 300 के लगभग
हमारे जो है किसान भाइयों को उनको ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा हमने साथ जो है ट्रेनिंग हमने देखा है कि जब बीमारी आती है तो हमारे जहाँ पर हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं उनको केवल नॉलेज होता है बड़े जानवरों का, उनको छोटे जानवरों का नॉलेज नहीं है कि इस पर क्या बीमारी आए। तो हमने सोचा कि अगर जानवर किसान का ठीक होना चाहिए, बकरी ठीक रखनी है, तो जहाँ जहाँ पर भी वेटनरी ऑफिसर हैं उनको भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। इस उद्देश्य को लेकर हमने पिछले 3-4 महीने में 7 ट्रेनिंग की हैं और जिसमें हमने 150 के आसपास, लगभग 150 जो हमारे वेटनेरियन हैं उनको ट्रेन किया है कि बकरियों में कैसे उसका होना चाहिए, बीमारी को देख रेख होना चाहिए, उसके बारे में हमने ट्रेन किया है। इसके अलावा हमने यहाँ सिंगल विंडो बनाया है। एक फार्मर जो है कई बार यहाँ पर आता था, पूछता रहता था मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भटकता रहता था। तो मैंने आते ही पहले कहा कि किसान को एक जगह पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हम दे सकते हैं, जो हमारे जो परव्यू में है उसको हम दे सकते हैं। और हमने एक सिंगल विंडो बनाया है यहाँ पर। अब जो है बाहर से कोई भी आता है, किसान आता है, हमारे द्वार उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। वो सिंगल विंडो में आएगा, वहाँ पर बैठेगा, एक आदमी वहाँ पर उसका फॉर्म भरेगा, उसका आधार कार्ड नंबर उसके बारे में जानकारी लेगा और जो उसकी समस्या है, अगर उसकी समस्या टीकाकरण से है, टीकाकरण के वैज्ञानिक को बुलाएगा, खान पीन से है तो न्यूट्रिशन के वैज्ञानिक को बुलाएगा और रख रखाव की है तो एलपीएम के वैज्ञानिक वहाँ पर आकर उसका तुरंत समाधान करेंगे। उसको बकरे चाहिए, उसको बकरियाँ चाहिए, किस ब्रीड का चाहिए, कहाँ उसका पालन पोषण हो रहा है, सारी जानकारी हम एक जगह पर उसको देते हैं सिंगल विंडो में। इसके अलावा हमने जो भी यहाँ पर, मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका भी हम ध्यान रखें। तो इसलिए मैंने ये कहा कि उनके जहाँ पर प्रमोशन ड्यू है वो टाइमली करें, वो सब चीज़ इस ढंग से हमने किया। और मैं आपको आपकी जानकारी में दे दूँ कि मैं पिछले 1 साल में कम से कम 61-62 लोगों को हमने इस ढंग से इस ढंग से उसका प्रमोशन किया है। जिसको जानकारी ट्रेनिंग की नहीं है उसको ट्रेनिंग में भेजा है, जिसको और चीज़ों की कुछ वो है उसके हित का भी ध्यान रखा है, और जिससे कि हमारे पूरे संस्थान का हित हो और हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और हम भविष्य में हम आपको गारंटी के साथ बताते हैं कि हमारा संस्थान इस ओर अग्रसर है और पूरी मेहनत में लगा है और किसान की आय अगले 2 साल में हम दुगनी करके दिखाएंगे बकरी पालन में। ये हमारा उद्देश्य है और ये इस पर हमारा पूरा कार्य हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी लैब है, लैब में भी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको हमने अपग्रेड किया, कुछ नए इक्विपमेंट्स हमने लिए हैं ताकि हमारे वैज्ञानिक सुबह से शाम तक काम करें। नए प्रोग्राम आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। 2 प्रोग्राम हमारे पास आए हैं, 2 प्रोजेक्ट आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड से हमारे पास आया है। एक हमने यहाँ पर एक रेफरल लैब जो करीब 5 करोड़ के आसपास के इक्विपमेंट हमने लाकर उसमें रेफरल लैब हमने यहाँ पर बनाई है। और उसका उद्देश्य ये है कि जगह जगह से जहाँ पर मीट के सैंपल हैं, कुछ किसी ने वेरीफाई करना है क्या मीट है, किसमें ये है कि इस मीट में कितने हमारे पैथोजेंस हैं, उसके बारे में हम जगह जगह से जो हमारे पास सैंपल आ रहे हैं उनको टेस्ट करके उनको रिपोर्ट देते हैं। नॉमिनल सा चार्ज हम उनसे ले रहे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य देश की सेवा करना है। इस पर हमारी ओर से हो रहा है, ध्यान चल रहा है और आगे भी प्रोग्राम हमारे पास आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य हमारे सभी जितने भी हमारा वैज्ञानिक है, हमारा उद्देश्य है कि किसान भाई की सेवा करना। उस ओर हमारा संस्थान अग्रसर है और दिन रात काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, 281122, उत्तर प्रदेश। संस्थान का हेल्पलाइन नंबर है 0565 276 3320। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो फिलहाल के लिए किसान भाइयों बहनों, आज कृषि दर्शन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होगी। और चलते चलते आपको कल का विषय भी हम बता देते हैं। कल आपको जानकारी देंगे 19वें राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन के बारे में, किस तरीके से जलवायु और उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।